Hello students, good afternoon. Again, Surinder Nagia, faculty in chemistry from Kelvin Institute. Hello students, good morning. Surinder Nagia, faculty in chemistry from Kelvin Institute. हम जो है अभी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। और अभी जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ बोहर थ्योरी करवाई है। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर थ्योरी में हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन की रेडियस का कैलकुलेशन, एंड लास्ट क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट क्लास था बेटा, वो हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर चुके हैं। एनर्जी का कैलकुलेशन करने के बाद जो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि भाई जो आपने अभी देखा कि हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें एटम के ऑर्बिट्स होते हैं, और एटम्स के ऑर्बिट के बेस पर जैसे के एल एम एन फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो उनके बीच एनर्जी डिफरेंस होता है। तो आज के टॉपिक्स में हम उस एनर्जी डिफरेंस से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करना सीखेंगे बेटा, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। यू नो कि हाइड्रोजन इज द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन है, बट ऑर्बिट तो इन्फिनाइट है ना। वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट या किसी में भी जंप करके ऊपर नीचे जाता है, तो एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं, एनर्जी डिफरेंसेस में चीज ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर से नीचे, सपोज इलेक्ट्रॉन आता है, तो उससे जो एनर्जी इमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यू कैन सी हियर। एंड थर्ड, फिर जो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से नीचे आ गया, उसने एनर्जी इमिट कर दिया, तो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। एंड एट लास्ट, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन आर पॉसिबल फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, ये करेंगे। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। साथ में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, और एक्सप्लेनेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बेस पर करने जा रहे हैं। और इसमें जो पॉइंट वाइज हम स्टडी करेंगे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। पहले हम एनर्जी डिफरेंसेस कैसे होते हैं ऑर्बिट के बीच में, जो ऑलरेडी कल स्टडी किया है, उसका यूज करेंगे बेटा। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो स्पेक्ट्रम जो बनेगा उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होंगे कि भाई उस सीरीज को क्या बोलते हैं, वो लाइन का उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारा होगा, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम देखेंगे उसमें। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो एनर्जी डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एनर्जी डिफरेंस पर। तो एनर्जी डिफरेंस में अगर हम बात करेंगे, तो एनर्जी डिफरेंस के अंदर देखो, लास्ट क्लास में जैसा आपने पढ़ा कि सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है बेटा, और न्यूक्लियस में एक आपके पास सपोज कोई एनर्जी लेवल है, कोई सा भी एनर्जी लेवल है। सपोज ये हमारे पास एनर्जी लेवल 1 है, और ये आपके पास ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, मतलब होते सर्कुलर ऑर्बिट है। मैं लेकिन लाइन से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। सपोज ये आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है इधर वाला, और ये आपके पास हायर एनर्जी लेवल है। लोअर एनर्जी की एनर्जी अपने ले लेते हैं सपोज ई लोअर, और हायर एनर्जी की ले लेते हैं एनर्जी हायर। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा है, जैसे सपोज यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, सपोज यहां है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन सपोज अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो अपने ऑर्बिट में घूमने पर एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आ गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट। अपने अगर ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस टाइम पर वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लोअर एनर्जी से ऊपर जा रहा है,
सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, तो क्या करेगा बेटा, लोअर से ऊपर जा रहा है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नीचे से ऊपर चला जाएगा। और सपोज ऊपर से वापस नीचे आना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो वापस एनर्जी इमिट करेगा। तो इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, लोअर से हायर में जाता है तो बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है। और ये जो इमिट या एब्जॉर्ब जो भी एनर्जी होगी, ये इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी बेटा। तो एनर्जी डिफरेंस जो इन दोनों का होगा वो डेल्टा ई होगा, दोनों का डिफरेंस डेल्टा ई। एंड यू नो कि डेल्टा ई अगर आप बात कर रहे हो तो डेल्टा जी ई इन दोनों का डिफरेंस है। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर। और डेल्टा ई इज इक्वल टू आप एच न्यू भी लिख सकते हो, जो एनर्जी निकलेगी उसकी, जो एनर्जी निकलती है उसका जो पैकेट्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको फोटोन बोलते हो आप, एमिट होता है, तो एच न्यू या ई हायर या ई लोअर कर सकते हैं। अगर ई हायर या ई लोअर की वैल्यू रख दें हम, तो यू नो कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि ई किसकी एनर्जी, जो भी टोटल एनर्जी निकालेंगे बेटा वो निकलेगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर, है ना, अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आप यहां पर डिफरेंसेस जो देख सकते हो, तो वो तो दो ही है ना बेटा डिफरेंसेस। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा तनिषा, गुड आफ्टरनून। तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आपका चेंजेस जो है ई हायर ई लोअर है, तो चेंजेस तो सिर्फ एन का है। तो आप बाकी चीजें अगर कॉमन लिखेंगे तो 2 पाई एम के स्क्वायर ई फोर ये सारा कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा कि मान लो यहां आप लिख देते हो, तो यहां आप लिखोगे पहले वाले का ई हायर का लिखोगे तो -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन हायर का स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा। इधर आप फिर माइनस एक और आ जाएगा, फिर माइनस लिखोगे। तो डेरिवेशन देख रहे हैं बेटा, हम कुछ जगह काम आता है, वैसे डायरेक्ट लिख सकता था, कर भी सकते हैं डायरेक्ट, बट कुछ जगह पे देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एन स्क्वायर, एन हायर का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर है, तो ये आप सोल्व कर लेंगे। तो एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा भी होता है, तो एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। और इसमें जो कॉमन है वो सारी चीजें बाहर निकालो बेटा। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एच स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एन, ये हायर ये लोअर है आपका, एन लोअर का स्क्वायर माइनस एन हायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर ओवरऑल हम निकालें तो एच सी बाई लेमडा का जो आप पूरा लेमडा देखेंगे बेटा, तो लेमडा अगर टोटल निकालोगे आप, तो टोटल लेमडा आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा यहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपके पास आएगा बेटा 1 अपॉन लेमडा, बाकी जो आपके आया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन सी एच क्यू। और यहां से आपका जो हायर का स्क्वायर और लोअर का, यहां लोअर का हो जाएगा माइनस लोगे तो यहां पर हायर का, क्योंकि वो कॉमन लेके हमने आगे कर दिया था। तो पिछले वाले केस में आप देख सकते हो ऐसे, यहां हमने क्या लिखा, पहले माइनस और माइनस प्लस था ना, तो ई हायर ई लोअर, तो ई लोअर माइनस ई हायर किया है, तो हमने ये ले लिया ई लोअर माइनस ई हायर का स्क्वायर। तो अब यहां आप चीज एक देखोगे, यहां से हम लेमडा कैलकुलेट करेंगे, बट यहां पर पहला पॉइंट ये आता है बेटा, क्वेश्चनिंग जो बनती है वो देखते हैं। तो यहां आप देखोगे कि ये सारी चीज आप कांस्टेंट देख रहे हो, ये इतना सारा चीज जो आप देख रहे हो यहां से लेके देखो E4 तक, ये सारी चीज आपकी कांस्टेंट है। अगर ये सारी चीज कांस्टेंट है तो आप इसको एक नया कांस्टेंट ले लो, और इसको बेटा बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, RH, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, R कांस्टेंट, तो R कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर। तो इससे आप क्या है लेमडा भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट शुड बी कीप इन माइंड कि यहां पर आर एच जो है वो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए कि रिडबर्ग कांस्टेंट अगर आपके पास आ रहा है आर एच, तो किसी और एटम के लिए निकालना है,
तो हाइड्रोजन के लिए तो ये हो गया, इसकी वैल्यू भी फिक्स दी जाएगी। बट किसी और के लिए निकालना है तो जैसे क्वेश्चन पहला यहां बनता है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन यहां बनता है कि क्वेश्चन इस पर आते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर अदर स्पीसीज। तो आप एक काम करना, जो ये z है इस z के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, आर एच जेड स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो पहला पॉइंट हम यहां पढ़ने जा रहे हैं बेटा जो एनर्जी डिफरेंस का है। तो अगेन देखो मैं एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूं, यहां पर आए देखो हम, तो यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है आपका। तो इस चीज को कुछ इस तरीके से समझ रहे हो ना आप कि भाई सपोज आपके पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जिस तरीके से आप देखोगे कि आप एक एनर्जी लेवल होता है, एक हमारे पास एनर्जी लेवल देखो, एक नीचे एनर्जी लेवल है और एक आपके पास ऊपर वाला एनर्जी लेवल है। तो यहां न्यूक्लियस है सपोज, ये लोअर एनर्जी लेवल ये हो गया, ये हायर एनर्जी लेवल हो गया। अब अगर ये ऑर्बिट तो सर्कुलर है, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, तो एक सर्कुलर न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऐसे है, एक सर्कुलर उसके ऊपर है। तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, देन उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिक्स एनर्जी के पाथ होते हैं। लेकिन वो अपने ऑर्बिट को छोड़ता है तो एनर्जी चेंजेस होती है बेटा। अब छोड़ने के दो तरीके हैं, अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर में चला जाता है, लोअर से अगर हायर में जाता है तो एनर्जी चाहिए उसको, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर से हायर चला जाएगा। और अगर वो हायर से लोअर में आता है, इलेक्ट्रॉन तो हायर से लोअर में आ रहा है बेटा, तो एनर्जी जो होगी वो बाहर आ जाएगी, एनर्जी यहां से बाहर निकल जाएगा। और ये एनर्जी जितना भी होगा, कितना एनर्जी निकलेगा, तो एक चीज और सोचने वाली है कि जंप तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन एनर्जी बाहर निकल रही है। और जो एनर्जी बाहर निकलती है बेटा, वो एनर्जी जो है वो एज ए फोटोन निकलती है। वो जो फोटोन है उसका वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, वही वेवलेंथ हम निकालने जा रहे हैं, उसका फार्मूला अभी हमने क्रिएट किया है। तो यहां पर क्वेश्चनिंग की जहां तक बात थी, तो आपने देखा है क्वेश्चनिंग में कि आपके पास क्या रहा कि उन्होंने क्या पूछा कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपके कि व्हाट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, वैल्यू जो है किसी ने नहीं पूछनी बेटा एग्जामिनेशन में, एक्सप्रेशन पूछना है। तो पहला एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कि अगर वो पूछता है कि वैल्यू, क्या क्वेश्चन बनेगा पहला कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। दूसरा ये पूछेगा कि व्हाट इज द इन द टर्म ऑफ आर रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर अनदर स्पीसीज। तो इसके लिए देखो मैंने क्या बताया आपको, आप देखेंगे यहां पर, यहां आके देखो, अगर आपसे वो पूछता है जैसे मैंने अभी बताया आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, तो ये देखेंगे आप बेटा, ये देखो ये वाला जो मैंने यहां मार्क किया, मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ये आप देख सकते हो ग्रीन से, ये वाला ये आएगा बेटा, एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आर एच इज इक्वल टू, अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको रट लो या एग्जाम में निकालना पड़ेगा। अगर एग्जाम में निकालोगे तो बेटा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो यहां आपको याद करना ज्यादा बेटर है। रिडबर्ग कांस्टेंट 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन सी एच क्यू फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको, आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर अदर स्पीसीज, देन जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दो। आप यहां देख रहे हो, आप जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं आपसे पूछूं बेटा कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो आर है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट हीलियम के लिए निकालना है, तो क्या आंसर है आर की टर्म में, बताओ बेटा, हीलियम की टर्म में बताओगे क्या होगा, हीलियम की टर्म में आर का वैल्यू, जैसे आर हीलियम पूछूं तो बेटा क्या आंसर दोगे, तो हीलियम के जेड का स्क्वायर कर देना बेटा, 2 का स्क्वायर 4r, वेरी गुड, बस आर एच की टर्म में देंगे, बिल्कुल सही। तो आप उस टाइप से दे सकते हो। बट इसमें एक चीज सोचने वाली है बेटा, यहां पर देखो, अभी आप एनर्जी डिफरेंस की जो बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस तो है, डेल्टा ई है, और डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो डेल्टा ई और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। जो यहां से इलेक्ट्रॉन के जंप करने से सपोज जो आपका फोटोन निकल रहा है, तो इस फोटोन का जो लेमडा है, ये इलेक्ट्रॉन का लेमडा नहीं है, फोटोन का, तो ये फोटोन का जो लेमडा है, लेमडा ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा ई का मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट। ये दोनों जो ऑर्बिट होंगे, जो एनर्जी लेवल होंगे, उनकी एनर्जी डिफरेंस के जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है बेटा, एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसको तो लेमडा इतना ही कम होगा। एंड यू नो कि जब भी आप एनर्जी डिफरेंस की बात करते हो तो एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, तो एनर्जी तो डायरेक्ट कंजर्व होगी।
एनर्जी कंजर्व होती है। जैसे मान मान लो मेरे पास दो एनर्जी है, सपोज एज एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक ई एनर्जी वाला ये कोई बॉडी है, सपोज इस बॉडी पर मैंने दो फोटोन डाले, एक फोटोन E1 एनर्जी वाला डाला और एक फोटोन E2 एनर्जी वाला डाला। मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप सम ही तो करोगे बेटा, बिकॉज उसको E1 और E2 दो टाइप की एनर्जी मिली है, देन आप इसका सम ही तो करोगे। आप बोलोगे सर E1 प्लस E2, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो मैंने एनर्जी डाली है इस एनर्जी से कोरस्पोंडिंग इसका वेवलेंथ λ1 है, वेवलेंथ λ1 है और दूसरे वाले का λ2 है। अब बताओ टोटल लेमडा कितना होगा, तो रिवर्स वाला फार्मूला लगाना। अब ET मत लिखना, अब लिखना 1 बाई लेमडा टोटल इज इक्वल टू 1 λ1 प्लस 1 λ2। मतलब जब भी आपको अगर एनर्जी करनी है बेटा तो एनर्जी डायरेक्ट कंजर्व कर सकते हैं, है ना, एनर्जी डायरेक्ट कंजर्व की जा सकती है। लेकिन अगर उनकी वेवलेंथ बता रहा है जो भी आपको प्लस या माइनस करने हैं तो फिर रेसिप्रोकल करना, एनर्जी का रेसिप्रोकल करना, बिकॉज एनर्जी का जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है। क्लियर, चलें आगे बेटा। अब देखो जैसे मैंने इस पर एक प्रॉब्लम दिया, ये प्रॉब्लम देख रहे हो आपके सामने प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में देखो मैंने लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजिशन, N1 से N2 के बीच आप ट्रांजिशन है और कुछ ट्रांजिशन मैंने दिखाए हैं और N2 से N3 के बीच भी दिखाए हैं। इस ट्रांजिशन में आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, तो इसमें यहां पर देखो ये N1 है, यहां पर आप देखोगे N1 है और N1 से यहां आप जा रहे हो ऊपर जा रहे हो, जैसे देखो ये N2 है और ये N3 है, इसका डिफरेंस डेल्टा E1 है डेल्टा E2 है। इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है ये V1 है, ये फ्रीक्वेंसी V2 है और वेवलेंथ λ1 λ2 है। अब अगर मैं यहां से डायरेक्ट यहां चला जाता हूं, मतलब टोटल निकालना है मुझे, तो टोटल निकालना है तो नीचे देखो कौन कौन से फार्मूला करेक्ट होगा तो और कौन सा इनकरेक्ट होगा, क्या बता सकते हो? जो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा बी वाला बी इज इनकरेक्ट। क्योंकि बी इज इनकरेक्ट क्यों है? क्यों अभी आपने फार्मूला पढ़ा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत वेरी गुड बेटा, दिशांत, सदफ बी, शिवानी बी, बिल्कुल सही। बिकॉज आप देख रहे हो ना कि एनर्जी कंजर्व होती है तो एनर्जी डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, इधर वाली एनर्जी से डायरेक्ट ऐड कर दोगे। अगर आपकी एनर्जी E1 प्लस E2 होता है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू2। लेकिन जो है वेवलेंथ वो भी मैंने बताया रेसिप्रोकल होती है, वो तो आएगी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन λ1 प्लस λ2। इट मीन्स ये सही हो जाएगा बेटा आपका, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, लेकिन V इनकरेक्ट हो जाएगा। लैम्डा जो है वेवलेंथ है वो इस तरीके से आपने नहीं लेना। तो ये आपका एनर्जी डिफरेंस जब आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है अपना, जब इलेक्ट्रॉन बेटा जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद हम बनाते हैं उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, अब इस चीज को देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। सपोज आपके पास तो बेटा एक है ना, एक ऑक्सीजन एटम है आपके पास, सपोज आपके पास कोई एक ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हम एक ऑक्सीजन एटम करते हैं तो एक ऑक्सीजन एटम में तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन एटम में सपोज तो एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास स्फेरिकल, एक ऑक्सीजन एटम अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में। अब क्या होता है कि हम अगर ऐसा हाइड्रोजन सैंपल ले लें और हाइड्रोजन सैंपल लेके उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें तो एक एटम में वो इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाएगा, फिफ्थ पर, सिक्स्थ पर, सेवंथ कहीं चला, दूसरे में कहीं और जाएगा, तीसरे में कहीं और जाएगा। अब वो वापस जब आएगा तो जहां जहां उसको पॉसिबिलिटी होगी एनर्जी लेवल पर, जो जो पॉसिबिलिटी होगी, जैसे सपोज स्टीयर्स है आपकी, जब स्टीयर्स होती हैं तो स्टेयर्स होते हैं तो आपके स्टेप्स बने होते हैं, तो अब स्टेप्स में आप 1 बाई 1 चल सकते हो, स्टेप से एक छोड़ के चल सकते हो। तो जितनी प्रोबेबिलिटी बनानी है ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, उस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने से जो बनता है उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जब ट्रांजिशन होगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कुछ ऐसा होगा बेटा, कुछ सीन ऐसे क्रिएट होगा कि सपोज थोड़ी सी बेसिक की बात में अगर करूं तो सपोज आपने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस भरी, तो यू नो ना हाइड्रोजन गैस के तो 1 पार्टिकल थोड़ी होगा, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब आपने जैसे ही इसको सर्किट को कंप्लीट किया, आपने इसको आयनाइज करना स्टार्ट कर दिया या तोड़ना स्टार्ट किया, एटोमाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया आपने इसका। जैसे ही आप एटोमाइजेशन करना स्टार्ट करोगे इसका, तो एटोमाइजेशन स्टार्ट कर दिया आपने, ये एटोमाइजेशन। जैसे एटोमाइजेशन किया तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है अब हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगी।
लेकिन हाइड्रोजन एटम तो बहुत सारे हो जाएंगे आपके पास। अब हर एक हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है, several hydrogen atom, we have several hydrogen atom and in each hydrogen atom electron get excited in various orbit। अब किसी में भी ऊपर जाएगा तो एक हाइड्रोजन के अंदर, तो जैसे एक हाइड्रोजन में देख लीजिए, सपोज एक हाइड्रोजन में कहीं वो चला गया, ऐसे चला गया, जब चला गया तो सपोज यहां चला गया 1 2 3 4 में चला गया, तो इसके पास नीचे एक में भी नीचे आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, हर एनर्जी डिफरेंस पे अपना एमिट करेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी, दूसरा एटम लिया मैंने, दूसरे एटम में भी वही था वो, लेकिन वो आया सपोज पहले ऐसे, फिर नीचे चला गया, या तीसरे एटम में डायरेक्ट नीचे चला गया। तो बहुत सारी बेटा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जंप की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। जब ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं तो हम बोलते हैं कि इन पॉसिबिलिटी से हमें बहुत सारी वेवलेंथ बनती हैं, और इन वेवलेंथ को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको हम जो बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो कि भाई किसी में भी अगर ड्रॉ करें तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, एन लोअर हमें देखना है, एन हायर देखना है, और उससे जब ट्रांजिशन हो रहा है तो वेवलेंथ जो आ रही है वो आपकी, उस वेवलेंथ की सीरीज कौन सी बन रही है, और उस सीरीज में उसका रीजन कौन सा बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन कौन सा बन रहा है, किस रीजन में आती है। जैसे आपका देखो ट्रांजिशन, मान लो लोअर 1 है आपके पास, लोअर 1 एनर्जी लेवल पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ने जंप करके आना है, तो लोअर ने जंप से करके आना है, तो हायर इसके लिए क्या हो सकता है, देखो 2 3 4 से लेकर के आप बोल सकते हो कि सर इन्फिनिटी से तक आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जब भी कोई भी जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर चाहे वो सेकंड से फर्स्ट में आए बेटा, सेकंड से फर्स्ट में, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, या इन्फिनिटी से फर्स्ट में आता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आता है, तो इस सीरीज को हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज जो मिलती है उसकी वेवलेंथ जो आएगी, रीजन, वेवलेंथ का जो रीजन आता है वो आपका यूवी रीजन आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है लाइमन सीरीज, बट फॉर ओनली हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन में जो ये वेवलेंथ मिलेगा आपको यूवी रीजन के अंदर मिलेगा। तो यहां जो आपका देखो सेकंड से अगर फर्स्ट में जंप करोगे आप, सेकंड से फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट लाइन होगी, तो इसको अल्फा लाइन बोलेंगे, दूसरी वाली को बीटा लाइन बोलेंगे, लास्ट वाली को लास्ट लाइन बोलेंगे या टर्मिनल लाइन बोलेंगे। फर्स्ट लाइन जो है, अल्फा को फर्स्ट भी बोल सकते हो, बीटा को सेकंड भी बोल सकते हो, लास्ट को लास्ट बोलोगे। तो आपको ट्रांजिशन पता होना चाहिए कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर बेटा फर्स्ट में आता है, कहीं से भी जंप करके फर्स्ट में आता है ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर बहुत सारे इन्फिनिट है, लेकिन कहीं से भी जंप करके अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आता है, फिर वो इन्फिनिटी से आए, फर्स्ट सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, इन्फिनिटी से आए, तो वो जितने भी वो सीरीज बनेगी वो सब लाइमन सीरीज की सीरीज होंगी। और इसमें अगर हम फर्स्ट लाइन के लिए बोलेंगे तो फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन बता सकते हो। देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मुझे आपसे ये बोलता हूं कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में देखो आपको क्लियर कट है कि लाइमन आ गया तो लोअर एनर्जी लेवल कितना आएगा बेटा, लोअर एनर्जी लेवल। सोचो अगर मैंने लाइमन सीरीज बोल दिया तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा, तो फिक्स हो गया ना, लाइमन हो गया, तो लोअर एनर्जी लेवल हमेशा क्या बताओगे आप, 1, लाइमन आ गया 1। अब फर्स्ट लाइन है तो जो बिल्कुल इसके पास वाला होगा, इधर देखो आप, पास वाला है मतलब कहां से जंप कराओगे, फर्स्ट लाइन लेनी है, तो आप हायर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच एनर्जी डिफरेंस तो सबसे कम होगा, इसलिए फर्स्ट लाइन की जो लेमडा आएगी वो लाइमन सीरीज में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, तो लेमडा मैक्सिमम बोल सकते हो, लेमडा मैक्सिमम बोल सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी सीरीज के लिए बात कर सकते हो। देखो अगर मैं ये बोल दूं कि ट्रांजिशन आपका, जैसे आपका आपने बोला लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट है, क्लियर है, हायर आपका फर्स्ट से ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, फर्स्ट से ग्रेटर देन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा।
फिर 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा। ऐसे देखो बामर सीरीज, तो इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल फिक्स हो जाएगा बेटा सेकंड। तो हायर एनर्जी लेवल जो होगा ग्रेटर देन सेकंड, फिर वो 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लाइमन, बामर, पाशन, तो 3 हो जाएगा, इसका हायर ग्रेटर देन 3, पाशन ब्रैकेट ब्रैकेट के लिए लोअर 4, ये ग्रेटर देन 4, ब्रैकेट के बाद फंड सीरीज पी साइलेंट रहता है बेटा, पी फंड, ये 5, ये ग्रेटर देन 5। हम्फ्री भी है, हम्फ्री आगे अगर ज्यादा डिटेल स्टडी करना है तो 6, तो आपका ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप में जो फर्स्ट रीजन मिलेगा आपको, लेमडा का रीजन जो है हाइड्रोजन के लिए, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, ये रीजन जो बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन के लिए कह रहा हूं, ये ध्यान रखना आप। ये सीरीज तो सबके लिए कॉमन है, ये तो किसी के लिए भी हो सकती है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, लेकिन ये वेवलेंथ का रीजन जो आएगा ये हाइड्रोजन के लिए, कि हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, लाइमन सीरीज होगी तो यूवी, और बामर सीरीज सेकंड वाली बामर विजिबल, बाकियों में आईआर, सब में आईआर है, पहली वाली दोनों को नियर आईआर बोल सकते हो और लास्ट वाली दोनों को आप फार आईआर। तो इस टाइप से आपका जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो तो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आप जो है डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हैं। आईआर मतलब बेटा इंफ्रारेड, आईआर इंफ्रारेड। अब ये देखो मैं ये आपके सामने रख रहा हूं, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल आप देख रहे हो, एनर्जी लेवल आप देख रहे हो यहां पर, तो एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे तो इस एनर्जी लेवल के अंदर आप में कुछ बताया मैंने, देखो एनर्जी लेवल दिए मैंने, तो अगर आप यहां देखोगे, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां आपका बिल्कुल इधर देखोगे तो ये आपका फंड सीरीज, फंड देखो लास्ट सीरीज आ रहा है, फंड में जंप करके कहीं से ऊपर से जंप करके रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका फंड सीरीज है। तो जंप करके अगर फिफ्थ में आते हैं इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी जंप करके फिफ्थ में आते हैं तो वो आपकी फंड सीरीज होती है। फिर अगर आप ये देखो ब्लू कलर वाला देख रहे हो, अगर कहीं से भी जंप करके फोर्थ में आते हैं तो ब्रैकेट सीरीज होती है। ये सीरीज सबके लिए कॉमन है, सीरीज में कोई इश्यू नहीं है, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे लिथियम का हो। फिर नीचे आओगे देखो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, पाशन सीरीज है। फिर आप देखो, फिर आप आगे देख सकते हो, देखो मैंने इसमें दिखा रखा है आपको वायलेट कलर का जो है बामर सीरीज है, और बिल्कुल मैंने आपको नीचे फिर दिखा रखा है कि आपका लाइमन सीरीज है। फर्स्ट पर जंप करेगा तो वो लाइमन सीरीज हो जाएगा। तो जंप का ध्यान रखना है, हर एक सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल फिक्स है, हायर एनर्जी लेवल की बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपकी इसके साथ हो सकती है। तो इसमें ये जो लाइन बनती है, तो इन लाइन के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने लिखा है, द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गए तो हाइड्रोजन में बहुत सारी लाइंस कवर हुई। तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच इट बिलोंग रिस्पेक्टिवली आर। जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पहली बार स्टडी किया गया, तो बेटा दिमाग लगाओ, जब पहली बार स्टडी किया गया होगा तो कौन सी सीरीज साइंटिस्ट को डायरेक्ट दिख गई होगी, जिसके लिए उसको मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। कौन सी सीरीज आपने देखा कि लाइमन है, बामर है, पाशन है, ब्रैकेट, बिल्कुल दीपांशु गुप्ता, वेरी गुड आंसर। विजिबल जो थी, तो विजिबल कौन से वाली होती है बेटा, देखो अभी मैंने बताया विजिबल रेंज जो है वो कौन सी सीरीज के अंदर आती है हाइड्रोजन में, बामर सीरीज। तो आंसर होगा कि जो फर्स्ट डिस्कवर हुई थी वो आपकी बामर सीरीज आपकी फर्स्ट डिस्कवर हुई थी। मतलब आपको थोड़ा आईक्यू यूज करना था कि भाई विजिबल होगा वही तो सबसे पहले दिखेगा, बाकी तो अल्ट्रावायलेट और वो मशीनों से दिखेंगे। रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच इट बिलोंग, तो दोनों आंसर मिल गया आपको। देखो तो क्या आंसर लिख सकते हो आप कि द इमिशन स्पेक्ट्रम आर डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो कौन सा, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में जो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये रीजन जो आता है ये हाइड्रोजन के लिए होगा, इसलिए देखो स्पेशली वर्ड हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में ये बामर सीरीज जो है विजिबल दिखाता, मतलब किसी और में देखोगे तो वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा ना, किसी और का बामर सीरीज विजिबल में नहीं आएगा, इसका बामर सीरीज विजिबल के अंदर आएगा। अब दूसरी बात ये है कि सपोज मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूं तो ये चीज देखो समझ लो ये भी कि अब इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल फिक्स होगा बेटा, बामर सीरीज के लिए कौन सा होगा फिक्स, बताओ जरा। लोअर एनर्जी लेवल बेटा बामर सीरीज के लिए फिक्स होगा, वो कौन सा होगा, सेकंड। गुड बेटा गुड, सबसे पहले शिवानी का आंसर आया, गुड, लोअर एनर्जी लेवल फिक्स होगा। अब आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है, ऐसे एनर्जी डिफरेंस आपका कम होता चला जाता है। अब यहां से देखो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहीं तक ले लेते हैं, तो ये आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, n इज इक्वल टू थर्ड, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 हो गया।
अब सपोज इलेक्ट्रॉन यहां है, अब इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसकी पॉसिबिलिटी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो क्या, पहले स्पेक्ट्रल लाइन की पॉसिबिलिटी देखो, तो स्पेक्ट्रल लाइन आपको यहां थर्ड से सेकंड में आ सकता है। ये जब थर्ड से सेकंड में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, या फोर्थ से सेकंड में आ सकता है, या फिफ्थ से सेकंड आ सकता है, या और भी बीच में कहीं जंप कर सकता है, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि इसमें जो थर्ड से सेकंड आएगा, जब एन लोअर एनर्जी इज इक्वल टू, जब आपका लोअर एनर्जी इज इक्वल टू 2 हुआ और हायर एनर्जी इज इक्वल टू 3 हुआ, तो यहां से यहां जंप करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज बन जाएगी बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज अगर आपकी ये बन गई, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज में क्या देख सकते हो बेटा आप, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज में ये चीज देख सकते हो कि इसका जो एनर्जी डिफरेंस है इस बामर सीरीज में सबसे कम है एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है ये बामर सीरीज के लिए, एनर्जी डिफरेंस आपका बामर सीरीज के लिए ये मिनिमम है। तो यहां से निकलने वाला जो लेमडा होगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट लाइन का लेमडा हमेशा आपका मैक्सिमम रहेगा, फर्स्ट लाइन का लेमडा मैक्सिमम रहेगा और लास्ट लाइन का लेमडा मिनिमम रहेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड भी आपको दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, मैंने क्वेश्चन दिया है चूज द इनकरेक्ट मैच, चूज द इनकरेक्ट मैच, मैंने आपको सेकंड यहां पर दिया है चूज द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच में आपको देखो ये देखना बेटा, पहला मैंने लिखा है गामा लाइन इन लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन यूवी रीजन, गामा लाइन, तो गामा लाइन में मतलब बेटा गामा लाइन इन लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज अगर आ गई हाइड्रोजन में तो पहला लाइमन सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा, फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा। और तो आपका हमें निकालना है इनकरेक्ट मैच, तो गामा लाइन लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन यूवी, लाइमन सीरीज है तो ओके हो गया यूवी। दूसरा ऑप्शन देखो बीटा लाइन इन बामर सीरीज इन He पॉजिटिव आयन, ध्यान दो बेटा, देखो कुछ लोचा आ गया क्वेश्चन में, सेकंड में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, सेकंड में हीलियम है, हीलियम है तो बेटा रोक दो थोड़ी देर के लिए, अभी करके देखना पड़ेगा हमें। पहला तो क्लियर कट करेक्ट हो गया। अब आ जाओ डेल्टा लाइन इन बामर सीरीज इन हाइड्रोजन, साफ साफ लग रहा है बेटा सी देखो बामर सीरीज इन हाइड्रोजन विजिबल, बामर सीरीज अगर हाइड्रोजन वर्ड आ गया और बामर सीरीज आ गई तो विजिबल करेक्ट है बेटा, विजिबल करेक्ट हो गया आपका। तो ए करेक्ट गया, सी गया। अब नन ऑफ द अबव गलत हो गया, तो सीधा सा दिख रहा है आपको आंसर, कौन सा आंसर आना चाहिए बेटा, बी। जो मैं क्वेश्चन अभी बात कर रहा था इजी नहीं है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, बीटा लाइन इन बामर सीरीज इन He पॉजिटिव आयन यूवी। अगर बेटा बामर सीरीज He पॉजिटिव आयन के अंदर है वो देखना है आपको, तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस बी वाले पॉइंट को डायरेक्ट आप नहीं बता सकते, बी वाले पॉइंट को आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। कैसे नहीं बता सकते, देखो अब एक काम करो, हमें यह पता है कि ये बामर सीरीज जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर होता बामर सीरीज, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं था ना। बामर सीरीज इन हाइड्रोजन होता तो क्लियर कट था, कौन सा रीजन आता बेटा, विजिबल। हाइड्रोजन होता तो विजिबल होता, कोई इश्यू ही नहीं था। अब बामर सीरीज इन हाइड्रोजन विजिबल होता तो विजिबल रीजन की वेवलेंथ हमें पता है कि अप्रोक्सीमेट, अगर अप्रोक्स भी करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में आती है। क्लियर। अब हमें ये केस सोल्व करना पड़ेगा, बीटा लाइन इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज देखो, एक तो क्लियर आ गया कि बीटा लाइन है और बामर सीरीज है। अब सोचो देखो ट्रांजिशन क्या होगा, बामर सीरीज होगा। अगर हमारे पास बामर सीरीज है तो क्लियर हो गया कि लोअर एनर्जी लेवल सेकंड और हायर एनर्जी लेवल बीटा लाइन लेनी है। तो हायर हो सकता था थर्ड, फोर्थ, इन्फिनाइट। तो यहां से अल्फा लाइन, यहां से बीटा लाइन, ये बीटा लाइन आ गई। बीटा लाइन आ गई तो बेटा लेमडा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास। तो 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा 1 लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1 हायर एनर्जी का स्क्वायर। विदाउट कैलकुलेशन तो बात बनेगी नहीं बेटा। हीलियम में ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी ना बेटा, हीलियम के अंदर जेड का स्क्वायर आ रहा है तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा तो लेमडा पे फर्क पड़ेगा। और लेमडा की वैल्यू जो है वो हो सकता है कि यूवी रीजन में खिसक गई है या नहीं खिसक गई है, देखना पड़ेगा हमें। हाइड्रोजन में तो जेड की वैल्यू 1 होती है बेटा। सदफ अंसारी समझ गए बेटा, क्यों किया मैंने,
सदब क्लियर, इज इट क्लियर? क्योंकि Z का वैल्यू अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो 1 होता है, लेकिन आप हीलियम यूज कर रहे हो तो Z का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर, तो इंटू 4 भी आ रहा है ना, तो इंटू 4 आ रहा है, तो लेमडा कम की तरफ जा रहा है। तो अगर ये बामर सीरीज इसमें विजिबल रीजन में हो गया हाइड्रोजन में, लेकिन बाकियों में जरूरी नहीं है कि वो विजिबल रीजन में हो। दैट्स वाई इस क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इजी नहीं है बेटा। तो अब ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इस वैल्यू में Z स्क्वायर है तो 4 आपका आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी, उस वैल्यू को देखो रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। वो रेंज में, तो रेंज में अगर हमारे पास आ रहा है तब देख लेते हैं, नहीं आ रहा है तो Z का स्क्वायर है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है बेटा। ये खिसक के, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1/r, आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है तो 109700 सेंटीमीटर ले लिया करो। Z की ये आ जाएगी 4 की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लोअर एनर्जी का स्क्वायर आपका इधर, और हायर का आपका स्क्वायर का इधर। तो सोल्व करोगे तो अभी सॉल्यूशन में अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं ये सारे, तो आप देखोगे कि ये लेमडा इसके लिए यूवी में आ गया, खिसक गया, पीछे की तरफ खिसक गया, क्योंकि 1 पाई लेमडा में 4 ज्यादा हो रहा है 4 टाइम्स, तो लेमडा आएगा तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम होगा तो विजिबल वाला जो है खिसक के शिफ्ट होके यूवी में आ जाएगा। ये आपका खिसक के यूवी के अंदर आ जाएगा। तो यहां से खिसक के यूवी में आ जाएगा। तो आपका इसका मतलब इसमें कोई भी नन ऑफ द अबव, कोई भी बेटा इनकरेक्ट नहीं है। बामर सीरीज जो हीलियम He पॉजिटिव आयन की बामर सीरीज, वो यूवी नहीं होगी, वो आपकी अल्ट्रावायलेट में आ जाएगी, आपके कम वेवलेंथ की तरफ खिसक जाएगी। बिल्कुल सही बेटा शिवानी, डी आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देखोगे ना तो पता भी लग जाएगा, करके देखना एक बार। नेक्स्ट देखो, फिर क्वेश्चन मैंने दिया आपको, एनर्जी डिफरेंस और स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। फॉर विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी मैक्सिमम। ये भी देखो ट्रिकी है बेटा। विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी मैक्सिमम। अमाउंट ऑफ एनर्जी मैक्सिमम, जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। तनिषा डी बता रही है, सान्या सी बता रही है, हरीश डी, निखिल सी, लेट्स सी। देखो आंसर देखो आप, देखो अगर आप आंसर देखेंगे बेटा तो इसमें एक चीज आप दिमाग में पहले वाली थ्योरी भी क्लियर कर लो कि जब न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस में फर्स्ट ऑर्बिट्स, फिर में जैसे जैसे आगे जाते जाते रहे थे तो एनर्जी डिफरेंस तो कम होता जा रहा था ना बेटा। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। हमें देखना है कि इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसमें है। तो पहला देखो 4 से 2, तो 1 2 3 4, 4 से 2 वाला डिफरेंस तो ये आ गया, 4 से 2 ए वाला। फिर देखो बी वाला 5 से 2, तो ये 5 से 2 आ गया बी वाला। सी वाला देखो 2 से फर्स्ट, ये रहा 2 से फर्स्ट सी वाला। डी वाला 7 से 2, तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 2 तक आओगे तो आप एनर्जी डिफरेंस देखो, या आप कैलकुलेट करके देखना, तो इससे भी ये ज्यादा आ जाएगा बेटा। जो 2 से 1 वाला है उसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो हमारा नॉलेज भी काम आना चाहिए भाई। न्यूमेरिकल अगर सोल्व करके देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना बेटा, इसमें टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। कंपटीशन में तो जल्दी सोल्व करना है। तो हमें ये पता है कि पहले और दूसरे में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है, फिर दूसरे तीसरे में और कम होता है, फिर बहुत कम कम होता चला जाता है। आगे चाहे हमें नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमारे बहुत क्लोज होते जा रहे हैं लास्ट में। तो 7 से 2 में आए या आप 2 से 1 में आए तो एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा होगा, आपका 2 से 1 वाले का। क्लियर बेटा। 7 दिखने में, अंशिका बेटा दिखने में लग रहा है 7 से 2, लेकिन 7 से 2 में आगे जो 5 6 7 में एनर्जी गैप बहुत कम हो गया है, बाद वाले में बहुत कम है, इसलिए सी देंगे बेटा अंशिका। फरहीन सी ठीक है बेटा। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगे तो घर पे कैलकुलेट करके देखना, फिर इसको याद करना। तो दोनों एनर्जी डिफरेंस आपको पता लग जाएंगे। और वैसे भी देखो, अगर मुझे पता भी करना है तो मैं ले लेता हूं। एक आपको 7 से 2 देखना है, ये लो चेक करते हैं। एक आप कह रहे 7 से 2 है ना, तो एनर्जी लेवल तो ये है ना, कर लोगे या करके दिखाऊं। लोअर एनर्जी लेवल 2 का स्क्वायर 4,
हायर एनर्जी लेवल 7 का स्क्वायर 49, तो 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर जो भी आया 49 इंटू 4, और 49 में 4 चलेगी 45, ये वैल्यू। लेकिन अगर मैं कह दूं 1 2 से 1, तो 1 बाई लेमडा देखो 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 4 में से 1 चला गया 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 आ गया। तो आपकी देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, 1 बाई लेमडा ज्यादा मोर इससे, तो 1 बाई लेमडा मोर, तो लेमडा तो लेस हो गया ना, क्योंकि उल्टा है तो 1 बाई लेमडा है तो लेमडा लेस हो गया इससे। क्लियर? तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब आता है आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसमें आता है ये कैलकुलेशंस आती है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो अब मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया बेटा, अगर इसको जो बोलते हैं, हाँ ये भी अगर कभी आ जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, ये फार्मूला निकालते हो आप, लेमडा निकालते हो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाई लेमडा को वेव नंबर भी बोलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो 1 बाई लेमडा को मैंने न्यू बार से रिप्रेजेंट किया है, न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर, ये आपके पास बेटा है वेव नंबर, और 1 बाई लेमडा ये वेव लेंथ। तो वेव लेंथ निकालना है या वेव नंबर निकालना है तो आर जेड स्क्वायर n1 n2 स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एन लोअर, यहाँ n1 एक्चुअली हमने n1 को n लोअर लिखा है, तो ये लोअर एनर्जी लेवल होगा पहले वाला, पहला हमेशा लोअर एनर्जी लेवल होता है, और दूसरे वाला जो होगा वो आपका n2 वाला है वो NH है, वो आपका हायर एनर्जी लेवल। तो वैल्यू पता होंगी तो बेटा हम लिख लेंगे। तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये देखो कैसे करोगे आप, मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं आपको। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखो, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x, if the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is x, then the longest wavelength in Balmer series of He positive ion। तो बेटा इसमें देखो आपके पास पहली जो इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट आउट करो। पहली इंफॉर्मेशन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। देखो पहले तो हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको, नंबर 1 हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू तो 1 होगी बेटा। फिर हाइड्रोजन के लिए आपको सीरीज जो दे रखा है वो लाइमन दे रखा है, लाइमन सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल भी फिक्स हो गया बेटा 1, लाइमन है तो लोअर एनर्जी लेवल फिक्स हो गया ना बेटा 1। अब इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी डिफरेंस हाईएस्ट है, तो इसका मतलब एन हायर बहुत हो सकता था, जैसे 2 3 इंफिनिटी, लेकिन हमें ये वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस हाईएस्ट लेना पड़ेगा। तो यहां से एनर्जी डिफरेंस हाईएस्ट, तो लेमडा जो आ जाएगा वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो एन हायर की वैल्यू पता लग गई और एन लोअर की पता लग गई। जो एन हायर और एन लोअर, और कहता है कि इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, तो आप फार्मूला लगाओ। अब देखो बेटा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर है तो 1 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो। लोअर एनर्जी लेवल है तो 1 का स्क्वायर 1, हायर एनर्जी लेवल इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी आ गया। तो और 1 बाई लेमडा की वैल्यू उसने दे रखी है कि लेमडा जो एक्स है बेटा, एक्स आर, ये आर आ गई, तो आर की वैल्यू 1 बाई एक्स आ गई। इसको आप एक बार रख लो। यहां पर आर का वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकली वैल्यू देखने का जरूरत नहीं है, जो हमें गिवन है वो देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या करना है, वो चीज देखो। अब अगर नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप जाओ बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He पॉजिटिव आयन। आपके पास बेटा आपकी बार तो He पॉजिटिव आयन दे दिया उसने, अब आपको He पॉजिटिव आयन दे दिया, एक तो Z बदल गया, हाइड्रोजन हीलियम में तो Z2 हो गया आपका, Z के साथ साथ देखो बामर सीरीज है, बामर है तो बेटा लोअर एनर्जी लेवल सेकंड हो गया, और हायर एनर्जी लेवल तो 3 4 इंफिनिटी तक जाएगा ना। तो हमें क्या करना अब की बार, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेनी है, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, तो थर्ड से सेकंड ले लेते हैं, तो थर्ड से सेकंड ले लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई लेमडा आर, फार्मूला तो वही है, Z 1 अपॉन लोअर का स्क्वायर अपॉन हायर का स्क्वायर। तो अब बेटा ऐसा करेंगे तो 1 बाई लेमडा आर की वैल्यू निकाल के आए हो 1 बाई एक्स,
ऊपर वाली रख दो। Z आपके पास क्या था, हीलियम था या लिथियम था, चेक कर लो जो भी आपका। देखो ये हमारे पास हीलियम है तो Z का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर, और इधर भी 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर आ गया। तो 1 बाई लेमडा ये कितना होगा 4 बाई एक्स, ये कितना हो गया 1 बाई 4 और 1 बाई 9। तो 1 बाई 4 और 9, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 4x। कैलकुलेट कर लोगे बेटा। निखिल का आया है 5x बाई 9, तो निखिल का 5x बाई 9 है, तो ये 5 4 इंटू 9, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू आई है बेटा 5 9x। तो लेमडा का x का इसका मतलब हमें क्या लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x बाई 5। निखिल का दिशांत का बिल्कुल सही आंसर है बेटा 9x बाई 5। तो इस टाइप से पहली इंफॉर्मेशन से आपने क्या किया, यहां पर आप देख रहे हो मैंने पहले इंफॉर्मेशन जो दिया, जो पहली इंफॉर्मेशन थी, मैं अगेन जो है रिपीट कर रहा हूं मैं इसको आपको। पहली इंफॉर्मेशन देखो आप, उसमें लिखा हुआ था द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 ली मैंने, लाइमन सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट लिया, और लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम तो इन्फिनाइट ले लिया। यहां से मैंने 1 और उसने उसका एंगस्ट्रॉम बता रखा था तो R की वैल्यू निकाल ली। और सेकंड पार्ट यू कैन सी हियर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सीन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि सेकंड पार्ट में कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He पॉजिटिव आयन। एक एक लेटर एक एक वर्ड पर बेटा ध्यान देना होता है। ये जो है न्यूमेरिकल सोल्व करना एक आर्ट है। जब ये सीख जाओगे तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। नथिंग कैन मैनिकल यू टू सिलेक्ट, आप सिलेक्शन ही हो जाएगा उस दिन। फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी कैलकुलेशन आ जाएंगी जब आपको। तो सेकंड में क्या कह रहा है कि हीलियम है तो Z चेंज हो गया, Z की वैल्यू 2 आ गई। बामर सीरीज है तो लोअर एनर्जी सेकंड हो गया, लेकिन बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गया, तो इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, तो सबसे पास वाला लूंगा मैं, इसलिए सेकंड के बिल्कुल पास थर्ड था, इसलिए हमने थर्ड ले लिया बेटा। तो यहां से हमने जो है फिर एन लोअर टू हायर थर्ड ले लिया। हाँ शिवानी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 को इन्फिनाइट क्यों लिया, देखो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट लेनी है तो एनर्जी डिफरेंस तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा ना। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट लेना है तो एनर्जी डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब हो सकता है एनर्जी डिफरेंस, जब इन्फिनाइट ऑर्बिटल लोगे। क्लियर शिवानी, क्लियर। जल्दी बेटा थोड़ा सा इसमें क्विक आंसर दिया करो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मतलब इन्फिनाइट से आएगा, तब हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इफ द हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 1 इन बोहर ऑर्बिट, देन द वैल्यू ऑफ वेव नंबर ऑफ द इमिटेड फोटोन। फार्मूला बेस्ड बेटा, सिंपली फार्मूला बेस्ड वेव नंबर, बस मैंने ये इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन दे दिया। कैलकुलेशन आप बना लेंगे, मैं लिख देता हूं। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा ही होता है, R Z स्क्वायर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर एंड हायर एनर्जी का स्क्वायर। तो न्यू बार इज इक्वल टू R की वैल्यू दे रखी है 109700 ले लो जो दे रखी है। Z की वैल्यू पुट कर दोगे, देखो क्या चीज है, हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू तो 1 ही आ गया बेटा, 1 का स्क्वायर, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। लोअर एनर्जी लेवल सब दे रखा है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेंगे आप। ये आंसर आपका कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आपका, देखो R की वैल्यू उसने बताया नहीं है लेकिन ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो ये आपका आंसर भी जो होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर बेटा, चलें आगे। अब लास्ट पार्ट क्या होता है इस टॉपिक का कि भाई आप कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हो, कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हो आप। तो कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हैं, ये बड़ा बेटा ट्रिकी है पॉइंट। इसमें आपको मैं कुछ ध्यान कराऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जनरली एग्जामिनर एक ही फार्मूला याद करवा देता है। पहले मैं आपको फार्मूले की बात करता हूं। देखो जब भी आपको पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बनाना हो तो आप अगर ये चीज देख लोगे, जनरली आपके लिए मेडिकल में होता ही यही चीज है, आपने मेडिकल में यही यूज करते हो कि हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है हमारे पास। अगर हमारे पास लार्ज नंबर अवेलेबल है तो आप एक चीज देख लेना कि अगर सिर्फ आपको हायर ऑर्बिट पता है, हायर ऑर्बिट, लोअर लिमिट नहीं पता, तो फार्मूला यूज करेंगे ये वाला बेटा, n-1/2, n-1/2। लेकिन आपको हायर और लोअर दोनों लिमिट पता है, हायर और लोअर दोनों लिमिट पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे मैं कह दूं कि 5th से 4th तक जंप कर रहा है, 3rd तक कर रहा है, तो ये फार्मूला यूज करना।
तो दो फार्मूले हैं, एक आपका ऊपर वाला n(n-1/2) और दूसरे वाला ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए कि आपका हायर और लोअर का डिफरेंस ले लो, फिर हायर और लोअर का डिफरेंस में एक ऐड करके बाई 2 कर दो। बेटा वर्बली सीख जाओगे क्वेश्चन सोल्व करना। मेरा पूरा जो मुझे होप है कि पूरा वर्बली सीख जाओगे अगर फार्मूला अच्छी तरह सीख लो। अगर आपको सिर्फ अपर लिमिट पता है, इफ यू नो ओनली अपर लिमिट, देन यू कैन यूज n(n-1/2). अपर लिमिट पता है आपको तो डायरेक्ट n(n-1/2) करोगे। जैसे मैं आपको सिंपली बोलूं कि सपोज 5th नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, नीचे 5th से जंप करना है, तो आप क्या बोलोगे, n(n-1/2) वाला, मतलब जितना है उससे एक कम को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो माइंड के अंदर ही, n(n-1/2). तो सीधा आंसर आ जाएगा बेटा। 5 से जंप कर रहे हो तो क्या आएगा, 5 × 4/2, 5 4 जा 20, 2 से 2 करोगे 10 स्पेक्ट्रल लाइन आ गई। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे सपोज मैं आपको ये बोलूं कि आप 4th से जंप कर रहे हो बेटा, 4th से जंप कर रहे हो, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन 4th से जंप कर रहे हो, 4th से जंप कर रहे हैं तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा बेटा, 6। शिवानी का आंसर आ गया, समीर का आ गया। 4th से जंप कर रहे हैं तो 4th का मतलब क्या हुआ कि 4 × 3/2, 4 3 12/2। अगर मैं आपको अपर एंड लोअर दोनों लिमिट देता हूं बेटा, अपर एंड लोअर दोनों, तो डिफरेंस लेना है और डिफरेंस में एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 5th से लेके 1st में जंप कर रहे हो, 5th से 1st में जंप कर रहे हो, तो डिफरेंस कितना हुआ 5th से 1st का, 4। तो 4 × 5/2, दोनों लिमिट पता हो, अपर और लोअर लिमिट पता हो, तो 4 × 5/2। तो अपर और लोअर लिमिट पता हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने यह भी ध्यान रखना है कि किस सीरीज में कितनी बनेगी लाइन, उसके लिए मैं आपको अभी कुछ सिखाता हूं। मैं कुछ आपको प्रॉब्लम देता हूं, देखो उस प्रॉब्लम से हमें काफी कुछ होगा, क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन की। सपोज मैं कहता हूं आपको, इफ, इसी एक क्वेश्चन से काफी क्लियरिटी आ जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4th excited state in hydrogen samples, possible spectral line बेटा, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है। देखो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट, कल बताया था ना मैंने बेटा, 4th एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा, 4th एक्साइटेड स्टेट, तो ऑर्बिट नंबर तो बेटा 5 हो गया, ऑर्बिट नंबर आपका 5, तो n की वैल्यू 5 लेनी है। अब अपर लिमिट पता है, वेरी गुड बेटा समीर, वेरी गुड। अब 5 पता लग गया तो हमें, तो मैंने क्या सिंपल तरीका, मैंने तो कैलकुलेशन ही नहीं सिखा रहा, मैं तो कह रहा हूं दिमाग में करो कैलकुलेशन। 5 आ गया तो 5 एक कम कर दो, 5 × 4/2 स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी बेटा। तो स्पेक्ट्रल लाइन 5 × 4/2 आ गया तो कितनी आ गई देखो, 5 × 4/2 10। अब एक चीज करो, आपके पास सीरीज जो होगी लाइमन, अब ये देखना, ये बड़ा मजेदार, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड है। अब आपको टोटल 10 लाइन आ गई, ये तो चलो क्लियर हो गया। किस किस सीरीज में कितनी आएंगी, तो देखो ये स्टार्ट करना है। तो ऑर्बिट नंबर 4 है ना, 4 है तो आपने, ऑर्बिट नंबर 5 है ना, 5 है तो ये कम कर लो और लाइमन पर रख दो, 4 + 3 + 2 + 1 + 0, दूध का दूध पानी का पानी, एक से एक चीज की पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा आपका कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 10 बनेगी। लेकिन लाइमन सीरीज में पूछेगा तो 4, बामर में 3, 4 और 3 7, पाशन में 2 9 और 1 10, फंड सीरीज में कोई लाइन नहीं बनेगी बेटा। तो अगर आप उसमें बस ये याद रखना है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड में जहां आप रख रहे हो नंबर 5 है तो आप क्या करोगे, लाइमन में एक कम करके रख देना 4, फिर एक एक कम करते जाना 3 2 1 0। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी बेटा। मैं आपको ये बोल देता हूं, क्वेश्चन का थीम चेंज कर देता हूं, मैं आपको ये बोल देता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम
6th orbit to ground state. How many possible spectral line? अब देखो जरा बेटा, पहले वाला फार्मूला तो क्लियर आ गया कि भाई ये 6th है ना ऑर्बिट नंबर, और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया, तो n 6 है, हायर 6 हो गया और लोअर 1 हो गया। तो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था, जब अपर और लोअर दोनों दे रखी हूं, अपर और लोअर दोनों दे रखी हूं, तो डिफरेंस लो, 6 और 1 का डिफरेंस 5, और डिफरेंस में एक ज्यादा कर दो 6/2, कितनी लाइन आएगी 15। देखो निखिल का आंसर आया, सदफ का आया, कनिका का आया 15। अब मजेदार बात ये है, ये नहीं है, एग्जामिनर आजकल क्या है, बड़ा तेज होता जा रहा है, वो पूछेगा ये 15 कौन कौन सी हैं, तो ऐसे कर दो ना, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, जहां तक जाना है। अब आप आए कहां से, देखो 6th ऑर्बिट से, तो लाइमन में कितनी बताओगे बेटा आप, लाइमन में 5 बताओ, 6 से आए थे ना, 6 है तो लाइमन में 5 + 4 + 3, एक एक लाइन में बता दोगे कि बामर में कितनी आई, पाशन में कितनी आई, ब्रैकेट में कितनी आई, फंड में कितनी आई, टोटल सम करोगे तो आपका वही आएगा। देखो 5, 4, 9, 10 और 15, तो फंड सीरीज में एक लाइन है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आप जो है बता सकते हैं, टोटल आप बता सकते हैं कि कितना आएगा। बट लोचा क्या होता है, पंगा कहां पड़ता है, पंगा यहां पड़ता है बेटा कि अगर वो आपको, आप फार्मूले पे ही चले जा रहे हो और क्वेश्चन उसने फार्मूले से हटा के कुछ पूछ लिया, क्वेश्चन उसने अपने से फार्मूले से जब हटा के कुछ पूछ लेगा, देन क्या होगा अपने पास, देन प्रॉब्लम आएगी। तो तब हमें अपने इस जो कंप्यूटर का यूज करना है, अपने माइंड का यूज करना है, क्वेश्चन को समझना है। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा रहा हूं और मैं आपसे ये पूछ लूं, ये पूछ लेता हूं क्वेश्चन कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6th orbit to 2nd orbit, number 1 possible spectral line, और number 2 number of spectral line in लाइमन सीरीज। अब आएगा मजा बेटा, गब्बर कहता है ना अब आएगा खेल का मजा, तो यह भी है, अब खेल का मजा है बेटा। अब देखो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 से 2nd में, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज बतानी। निधि का आंसर 10, लाइमन में 5, शिवानी का आंसर लाइमन में 5, सौरभ का 10, विधि बिस्ट का 10, सदफ अंसारी 0, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आई एम रियली इंप्रेस फ्रॉम यू। सदफ अंसारी 0। बेटा जब लाइमन सीरीज में पूछ रहा है तो लाइमन के लिए जंप कहां करना चाहिए था, 1st ऑर्बिट में बेटा, 1st में। मैंने क्या बोला था, अब खेल का मजा आएगा। इसमें देखो वो कह रहा है जंप जो कर रहा है, पहले वाला क्वेश्चन तो फार्मूला बेस कर दिया था मैंने, ठीक है, जंप कर रहा है 6 से, लेकिन जंपिंग हो कहां तक रही है, ओनली अप टू 2, और पूछ रहा है लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए तो यहां आना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं आके रुक रहे हैं बस सारे, यहां तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा। तो लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज के अंदर बेटा 0 आएगा, 0, कोई लाइन नहीं बनेगी। और इसको सोल्व करोगे आप, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो जरा, कि जब आपको सोल्व करना होगा तो सोल्व करते टाइम आप बोलोगे भाई वही अपर और लोअर तो पता था हमें, 2nd और 6th और 2nd पता थी हमें, तो 6th और 2nd पता थी, तो टोटल हमारे पास 6th और 2nd में कितना आ गया आपका, देख लो 6 एंड 2nd डिफरेंस आ गया 4 का, 4 × 3/2, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास 4 × 3/2 रह जाएंगी। ये कितना हुआ हमारे पास, जंप लेने ना 6 और 4, 4 × 5, 4 × 5/2, 10 स्पेक्ट्रल लाइन हो रही है। ये तो हो गया था बिकॉज ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगला क्वेश्चन मैंने क्यों जोड़ा, वही इसका यूज करने के लिए बेटा, लाइमन सीरीज। तो 10 अब आया कैसे, देखो लाइमन, बामर, पाशन, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड।
तो ब्रैकेट और फंड जो आया आपका लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, होना क्या चाहिए था कि आपके देखो कहां से जंप कर रहे थे, 6 से जंप कर रहे थे ना, 6 से तो लाइमन में 5 होनी चाहिए थी, फिर इधर 4 हो जाती, इधर 2 3 हो जाती, 2 हो जाती, 1 हो जाती, लेकिन लाइमन वाली 5 तो बनी ही नहीं, तो बाकी तो बनी। तो देख लो बाकी का सम कितना आ गया 4। तो पार्टिकुलर सीरीज में भी आप, पार्टिकुलर सीरीज के अंदर भी बेटा आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसमें आ सकते हो कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है डरने की, नो नीड टू वरी। क्वेश्चन को देखो, समझो कि जहां जाएगा तभी तो सीरीज बनेगी ना बेटा, इसलिए आपका लाइमन सीरीज के अंदर 0 आ जाएगा। तो लाइमन सीरीज में हम 0 बना देंगे। तो देखो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बेटा क्या क्या किया, आज की क्लास में मैं बता रहा हूं तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने स्टडी करवाया, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आपका स्टडी करवाया मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यह बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, एनर्जी डिफरेंस के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन उनसे जो एनर्जी निकलती है वो फोटोन होती है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और कितनी फोटोन्स बनेंगी, स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, कितने वेवलेंथ बनेंगे, ये करना था। तो पहले एनर्जी डिफरेंस, आफ्टर एनर्जी डिफरेंस आपने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज सब में बनेगी बेटा, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, लेकिन रीजन अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन के लिए स्पेशली देखें तो रीजन पहले वाला यूवी, दूसरे वाला विजिबल, बाकी एक्स्ट्रा बनेंगे। थर्ड, इसके बाद क्या किया बेटा आपने कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेशन सीखी, तो न्यूमेरिकल करना सीखा आपने। और लास्ट में मैंने कौन सा पॉइंट करवाया कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनते हैं, ये चीज बेटा हमने चेक की। तो ये जितनी आज तक पढ़ी है ये सारी बहुत थ्योरी की बेटा एप्लीकेशन है। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू बेटा।